गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद सभी को। कल हमने जो है 27 क्वेश्चंस बता पाए थे। बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तकनीकी खराबी थी, इसलिए वेरी वेरी सॉरी, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बता पाए। लेकिन हम 1-2 दिन में आगे उस जो बचे हुए क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा। दोस्तों ये ध्यान देना कि आपका 30 जून के बाद आपकी जो है अग्निवीर परीक्षा लगी हुई है, तो मैं अग्निवीर परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए, वनडे एग्जामिनेशन के मद्देनजर रखते हुए मैं अभी जो ये अपने क्वेश्चंस बंच क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, बल्क में लेकर के आ रहा हूँ, वो पिछले साल पूछी गई परीक्षाओं के प्रश्न है। दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, कई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन्हीं सारी चीजों से क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पिछले जो 15 तारीख यानी मान के चलिए कि 10 तारीख के बाद जो करंट्स घटित हो रहे हैं, है ना, उसको जरूर पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको तकरीबन 26-27 में एक बार करंट का 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो रोजमर्रा में घटित हुआ। जैसे कल नरेंद्र मोदी जी ने, कल नहीं परसों नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया, एक रेलवे लाइन के उद्घाटन की, जो कि कटरा से श्रीनगर तक जाती है और 3 घंटे में वो पहुंचा देगी। दूसरी चीज, उसमें एक चीज निकल के आया कि विश्व की सबसे ऊंची ब्रिज कौन सी है, रेलवे ब्रिज कौन सी है, तो वो है चिनाब ब्रिज। कौन सा है? चिनाब ब्रिज। विश्व की सबसे ऊंची जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो चिनाब ब्रिज है। तो एक नया क्वेश्चन से आप अपने अंदर जोड़िएगा। ऑपरेशन सिंदूर से भी मैं लेकर के क्वेश्चन आऊंगा, साथ में उसको वहीं पे बता दूंगा, करंटली रहेगा ताकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो आइए हम आज केवल 30 क्वेश्चंस पे बात करेंगे, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, खटाखट उत्तर देते चाहिए और मैं क्वेश्चंस को आगे खटाखट लेकर के चलता रहता हूं। चलिए दोस्तों, फिर तैयार हो जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए और अपने जो तैयारी आपने किया है उसके जानकारी का पिटारा देख लीजिए कि आपने कितना पढ़ा है इस क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सा है? सारे लोग आप जानते हो, प्लीज इसको आप लोग जो है खड़ाक से बताइए। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? बताइए ABCD में कौन सा है, आप लोग बताइए इसको। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और वो रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आप लोग बताइए, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। कौन सी है वो रेखा? आपकी है वो रेखा बच्चों है बेटा कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा को महानदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। महानदी 2 बार काटती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान देना। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। रेड नहीं दिख रहा अच्छे से? रेड अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ब्लैक कर दें या व्हाइट कर देते हैं? व्हाइट कर देते हैं, चलिए व्हाइट, चलिए व्हाइट कर देते हैं। तो ये जो है महानदी 2 बार काटती है और ये जो है हमारा काटता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? खटाखट आप लोग उत्तर दीजिए। 8 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, थोड़ा पतला कर ले भाई, हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम और त्रिपुरा हो गया। कौन कौन से 2 राज्य हो गए? मिजोरम, त्रिपुरा। तीसरा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। 23 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा था, 23 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा था। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, 5वां है गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, छठा मध्य प्रदेश। 7वां हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
और एक राज्य वो 8वां राज्य है झारखंड। झारखंड। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा में से भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो आपकी है कौन सी रेखा? यहां से गुजरती है, यहां से, ठीक है, यहां से गुजरती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रेमियों के लिए भी है और ये आर्मी जीडी के 24 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था आर्मी जीडी में कि महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं। देखिए यहां इतना गहरा प्रश्न पूछ दिया कि आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए, देखता हूं इसका उत्तर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए किसके खिलाड़ी हैं? चलिए हाँ, वेरी गुड, बी ऑप्शन, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के हैं महेंद्र सिंह धोनी, किसके हैं? चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए वेरी गुड, हम लोग बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोसी नदी किस राज्य में है? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक, आबलिक दर्द, बिहार का शोक एवं बिहार का दर्द भी कहा जाता है कोसी नदी। तो सॉरी, मैंने आंसर पहले ही आपको बता दिया, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन मालूम हो जाएगा। राइट आंसर इज द बिहार। बिहार जो है वो कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का दर्द। हर साल काफी कुछ जो है विनाश ये करती हैं और गंगा में जाके मिल जाती हैं, गंगा की सहायक नदी भी कोसी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान के भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए, 4, 5, 6, 7। सारे लोग इसको जानते हैं, उत्तर दीजिए। सारे लोग जानते हैं, उत्तर दीजिए। तो वर्तमान में 6, वेरी गुड, नाइस, 6 जो है आपके मौलिक अधिकार है। शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे? शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार संपत्ति की मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया, अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या किया गया? हटा, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये सारे लोग जानते हैं। ये क्वेश्चंस मैं बार बार देख रहा हूं, रिपीट कर रहे हैं। ये आपके 29 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट आर्मी जीडी 2024 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा नेतृत्व किसने किया था? वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था कर्नाटक में? क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग हमको बताइए। चलिए, वसवन्ना, अप्पार, समंदर, सुंदरन। चलिए, हो सकता है इसको ना लोग दे पाए। ये है आर्मी जीडी 29 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। नहीं, आर्मी जीडी, हाँ, वीर शैव परंपरा आर्मी जीडी 29 अप्रैल 6 शिफ्ट में किया था। वसन्ना व सुवन्ना ने, ये क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ये शैव संप्रदाय के थे। किसके थे? शैव संप्रदाय। कई संप्रदाय है ना, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, तो ये है शैव संप्रदाय के। अंतिम एक प्रश्न है 6, रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए, आज बकरा ईद है, बकरा ईद की हार्दिक शुभकामना। जो भी हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, जो भी मुस्लिम छात्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबको बकरा ईद की हार्दिक बधाई। आज बकरा ईद है। तो ये क्वेश्चंस भी है आर्मी जीडी 23 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिन को क्या कहते हैं? मिलादुल नबी, ईद उल फितर, शब ए बारात,
ईद उल जुहा, ये लोग आप बताइए। मेरे जो हैं जैसे जीशान, ये लोग बताएंगे, अरमान, जीशान, ये लोग इस प्रश्न को बताएंगे। मुझे उम्मीद है खटाक से इसका बताएंगे। रमजान के पवित्र महीने को बताइए क्या। नाइस। बी, ईद उल फितर, वेरी गुड। क्या है? ईद उल फितर है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां किया गया था? सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली। सारे लोग इसको पढ़े हो तो मेरे दोस्तों इसको तुरंत आप आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। चलिए दिव्या, हाँ वेरी गुड, चलिए बताइए। चलिए, हाँ मैं इंतजार कर रहा हूं, बता लीजिए। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। सही उत्तर क्या है? बॉम्बे। क्या है सही उत्तर? बॉम्बे। इसकी स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था इसका की स्थापना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी 24 अप्रैल 2024 को पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती? वेरी इंपॉर्टेंट नदी। कल भी इसके नदी के बारे में चर्चा हुई थी, अमरकंटक के बारे में चर्चा हुई थी। तो आप बताइए, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी, अरब सागर में कौन सी गिरती है? चलिए आप लोग बताइए, अरब सागर में कौन सी गिरती है? चलिए, वेरी गुड, नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा क्या है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम अमरकंटक है, आप लोगों ने पहले भी बता रखा है, अमरकंटक। तो ये उद्गम स्थल है, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 28 से 30। देखिए बेटा, अनुच्छेद आपको रटे होने चाहिए। अनुच्छेद अगर रटा नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करेंगे। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सो आप बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? चलिए आप लोग बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। अनुच्छेद 19 से 22, वेरी गुड, नाइस आंसर। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। इसके पहले हम लोग अनुच्छेद के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा था, जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में हमने पहले चर्चा किया था। ऊपर वाले वीडियोस में देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़े, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? रोज सूर्योदय होता है ना भाई, रोज सुबह होती है, हम लोग कहते हैं भाई सुबह है उठ जाइए। तो सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होती है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? चलिए बताइए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? चलिए उत्तर दीजिए। गुजरात नहीं, गलत, गुजरात में नहीं, गुजरात में नहीं, नो नो। अगले बताइए, राजस्थान, ये भी नहीं, आप बताइए। वेरी गुड, नाइस, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक सूर्य सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। आप लोग जो है इसको ध्यान लीजिए। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, उगते सूरज का देश। चलिए, उगते सूरज का देश, बताइए। जापान, नाइस उत्तर। उगते सूरज का देश, डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? ये भी बता दीजिए सेशन। डूबते सूरज का देश, डूबते सूरज का देश। चलिए, ब्रिटेन को कहते हैं, हम बता देते हैं, ब्रिटेन। तो उगते सूरज का कहते हैं जापान को, डूबते सूरज का कहते हैं ब्रिटेन को। किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? मध्यरात्रि का देश, आप लोग सारे लोग जानते हो, मध्यरात्रि का देश, रात्रि का देश किसे कहते हैं? चलिए बताइए।
गुड, नार्वे, गुड गुड गुड, नार्वे, नार्वे कहते हैं, इसको कहते हैं नार्वे। सही तैयारी चल रही है आप लोगों का, थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप इस अग्निवीर में हल करेंगे, मुझे उम्मीद है। नाइस। चलिए क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सात, बताइए आप, या पोप का शहर या सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का शहर, बताइए। हमारे ख्याल से रोम होगा, क्या होगा? रोम होगा। ये इतने क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। चलिए, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, ठीक है, पहली परमाणु पनडुब्बी, वीरा, कुशल, अरिहंत, तिहाई, ये आप लोग जानते हैं। चलिए बताइए, भारत में भारत के द्वारा बनाई गई पहली परमाणु पनडुब्बी दोस्तों वो अरिहंत है, INS अरिहंत है, INS अरिहंत, क्या है? INS अरिहंत है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आर्मी GD 2 मई, आर्मी नर्सिंग 2 मई फर्स्ट शिफ्ट 2025 नर्सिंग में फर्स्ट शिफ्ट 2024 में ये पूछा गया था। ये अरिहंत पहली सशस्त्र परमाणु चालित पनडुब्बी है, ठीक है। अरिहंत का अर्थ होता है शत्रु का विनाश, शत्रु का विनाश, नाम भी इसीलिए रखा जाता है। एक्साइटिंग। चलिए नेक्स्ट आगे बोलते हैं। खाने को पचाने का कौन सा अम्ल सहायक है? खाना, जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसको पचाने में अम्ल होता है, वो कौन सा अम्ल सहायक है? इसको आप लोग बताइए। खाने को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? HCl, NHO3, HCl, NO3, H2, SO4 या HCOOH, क्या रहेगा? आप लोग इसको बताइए। चलिए बताइए, HCl, NHO3 क्या रहेगा बताइए? वेरी गुड, HCl। सही उत्तर क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, ये आर्मी GD में पूछा गया था। किस में पूछा गया है? आर्मी GD में पूछा। मेरे दोस्तों इसको आप बहुत अच्छा करेंगे, तो आप इसको बताइए खटाखट उत्तर। 100 वाट, 1000 वाट, 10,000 वाट, 10 वाट। चलिए आप बताइए कितना? 1000 वाट। वेरी गुड, 1000 वाट। तो यू आर राइट। आंसर किसका है देखिए, और किसका आ रहा अच्छा है आंसर? चलिए गुड, चलिए वेरी गुड, चलिए जय सिंह, वेरी गुड। चलिए 1000 वाट, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। नेक्स्ट चलिए अगला हम पूछते हैं। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कमरे के ताप पर जो टेम्परेचर बताता है, चलिए बताइए कौन सा? आयोडीन, पारा, ब्रोमीन, हीरा। चलिए आप बताइए। पारा, यू आर राइट। चलिए आप लोग देखें, ऑफलाइन वाले पारा कह रहे हैं आप लोग, गुड, पारा, नाइस, पारा है, क्या है? पारा है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन खाली बात करेंगे, 15 हो गया है। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तथा उस पर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो तो कार्य क्या होगा? चलिए बताइए। चलिए आप लोग सारे विज्ञान के विज्ञानी हैं, क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, अधिकतम होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए 0 होगा। चलिए देखते हैं ऑनलाइन वाले। गुड, नाइस, वेरी गुड, 0 होगा। चलिए क्या होगा? 0 होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, या इनमें से कोई नहीं? यकृत, चलिए बताइए कौन बताएगा? यकृत से कौन सा रस क्या होता है? होता है। चलिए बताइए। ये आर्मी GD 25 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आर्मी GD 25 अप्रैल
फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया था, ठीक है। क्या है? पित्तरस, वेरी गुड, सही आंसर पित्तरस होगा। क्या होगा? पित्तरस होगा, ठीक है। जठर रस, आइए हम बात कर लेते हैं, जठर रस कहां से स्रावित होता? तो जठर रस है, ये जठर रस जठर से, पाइलोरोइक ग्रंथ से, जठर अब्लिक पाइलोरिक ग्रंथि से। अग्नाशय, अग्नाशय की अगर हम यहां पर चर्चा कर लें तो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से होगा, ठीक है। पित्तरस हमने बता दिया यकृत, ठीक है। पित्तरस किससे होगा? यकृत होगा। तो वेरी गुड, हम लोग आगे चलते हैं 16 में 17वें क्वेश्चन में। कवक व जीवाणु में कौन सा पोषक है? कवक और जीवाणु में कौन सा पोषक है? कवक, जीवाणु, हाइड्रा, आबलिक शैवाल। चलिए, वेरी अच्छा, बहुत क्वेश्चन इसको आप लोग बताएंगे, जितने ऑनलाइन वाले हैं वो हमको बताएंगे। चलिए, ए बी सी, कौन बोल रहा है? चलिए ठीक है, अदर बताइए, सौरभ सेन आप बताइए। चलिए, कवक, कवक आबलिक फफूद, कवक आबलिक फफूद। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर क्या सही है? ए सही है। क्या सही है? ए सही है, ठीक है। लाभदायक कवक, जैसे लाभदायक कवक की बात करें हम, लाभदायक कवक, चलिए आप लोग बताइए जल्दी, लाभदायक कवक कौन सा है? हम लोग बहुत खाते हैं, क्या है? मशरूम भाई, मशरूम, मशरूम, अरे मशरूम, मशरूम को बहुत बढ़िया खाते हैं आप लोग, कहते हैं मटर मशरूम, कढ़ाई मशरूम, मशरूम दो प्याजा बहुत ऑर्डर करते हैं, तो मशरूम होगा। ये लाभदायक कवक। हानिकारक कवक है टीनिया कैपेटिस, जो कि गंजापन लाता है। टीनिया कैपेटिस गंजापन लाता है, ठीक है। टीनिया कैपेटिस नोट कर लीजिए, गंजापन लेकर के आता है, ठीक है। खाज खुजली, एकेरिस रेक्बीज बोलते हैं, एकेरिस रेक्बीज, ये खाज खुजली लेकर के आता है। ट्राइकोफाइटोन एथलीट फूड ये भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? प्लीज आप बताइए, मूत्र का रंग किस वर्णक के कारण पीला होता है? बहुत सुंदर है, ठीक है, इसको आप ध्यान लीजिए। मूत्र का रस किसमें? तो इसका है आंसर नंबर 1 मायोग्लोबिन, बी यूरिया, यूरिक अम्ल, और डी है यूरोक्रोम, डी है यूरोक्रोम। किसके कारण होता है मूत्र का रंग पीला? ये पूछा गया था कब? ये पूछा गया था आर्मी जीडी 25 अप्रैल फर्स्ट 25 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। ये ध्यान दीजिए 2024 को आर्मी जीडी। यूरोक्रोम, वेरी गुड आंसर, यूरोकैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यूरोक्रोम। अगला है SO3 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताइए आप लोग, SO2 का रासायनिक नाम क्या है? SO2 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फेट, सल्फाइड, सल्फर, कौन उत्तर देगा? चलिए मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए सौरभ सेन बताएं, गुड, और लोग बताएं। चलिए देखते हैं। चलिए ए बी सी, बी, वेरी गुड, हाँ बी होगा, सल्फाइड। क्या होगा? सल्फाइड होता है। क्या होता है? सल्फाइड होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन है। साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है? साइकिल, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं हर रोज, भाई जितने कुछ ही लोग बाइक वाइक चलाते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट मैं देखता हूँ, लड़के लड़कियां बेचारी साइकिल से लेकर के खटाक से गए पड़े। स्टूडेंट लाइफ इज द स्ट्रगलेस्ट लाइफ, संघर्षों का जो जिंदगी है वही छात्र जीवन है। तो दोस्तों आज संघर्ष करेंगे तो कल हम सुख प्राप्त करेंगे, और आज अगर हम सुख प्राप्त कर लिए ना कल। चलिए देखते हैं कौन कौन उत्तर दिया। प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पोनस, अनुमस्तिष्क। चलिए कौन है, इसके बारे में हम देखना यहाँ पर पसंद करेंगे। चलिए कौन है? वेरी गुड, अनुमस्तिष्क।
ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आ रहा, डी डी डी, वेरी गुड, डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अगला, बीज बनने से पहले बीज की अवस्था कौन सी होती है? इसको सारे लोग जानते होंगे, अंडज, अंडाशय, बीजांड या भ्रूण। कोई चीज बीज बनने से पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? अंडज कहलाती है, अंडाशय कहलाती है, बीजांड कहलाती है, अथवा भ्रूण कहलाती है? इसको आप बताइए। अरे भाई, बीज का अंडा, बीजांड का मतलब क्या हुआ, अवस्था क्या कहलाती है? तो चलिए आप लोग बताइए, देखें, वेरी गुड, बीज का अंडा, अब अंदाज लगाइए। अरे भाई, बीजांड, ऑप्शन नंबर सी, गुड, जितने लोगों ने सी दिया है बहुत अच्छा, सी, ठीक है, क्या होगा, सी होगा, नाइस, क्या होगा, सी होगा। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग जो चल रही है उसमें परिवर्तन का बल दर क्या कहलाती है? बताइए। त्वरण, संवेग, आवेग, विस्थापन, क्या कहलाती है? त्वरण, संवेग, आवेग, विस्थापन, आप लोग बताइए। चलिए, त्वरण, संवेग, आवेग और विस्थापन क्या कहलाती है? चलिए बताइए, देखें, बी रॉन्ग। चलिए देखें, दी, वेग में परिवर्तन, जब वेग अपना परिवर्तन करती है तो वो क्या कहलाती है? चलिए, आंसर होगा त्वरण, क्या कहलाती है? त्वरण, ऑप्शन ए, जिन्होंने ए दिया है वो वेरी गुड, सही है, ऑप्शन उनका ए है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण का परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर, या इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड, मतलब बहुत जरूरी है इसको। संवेग किसे कहते हैं? संवेग, संवेग, द्रव्यमान में वेग का गुणनफल, द्रव्यमान में वेग का गुणनफल। चलिए, आवेग किसे कहते हैं? आवेग के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है, संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। चलिए, विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन, इसी से मैं विस्थापन के बारे में भी जान लें। विस्थापन वेग, यानी वेग के परिवर्तन को, मतलब वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, लेकिन विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को क्या कहता है? विस्थापन कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा लगती है? रोज आप लोग साइकिल चलाते हैं तो बताइए, चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपयुक्त सभी। चलिए, कौन सी होती है? आप फटाफट बताइए। गुड, कौन से? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या है? चलिए बताइए। चलती हुई साइकिल में स्थितिज ऊर्जा लगती है, यांत्रिक, उपयुक्त, नहीं भाई, गतिज ऊर्जा, राइट आंसर ए जिसका भी है वो सही है। चलती हुई साइकिल में गतिज, ये आर्मी जीडी में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन में भूल जाता हूँ कि किस में पूछा गया, लेकिन सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए, कई शिफ्ट में हुआ है, सोच लीजिए कितने, और कई बनाए गए रहते हैं, इसलिए जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट 24, पित्त रस किसके पाचन में सहायक है? चलिए बताइए। अब तो पित्त रस की बात अभी हुई थी, तो पित्त रस अब हम पूछ रहे हैं किसके पाचन में सहायक है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन, किस में सहायक है? आप लोग बताइए। कार्बोहाइड्रेट, पित्त रस किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन को पचाता है, वसा को पचाता है, विटामिन को पचाता है? चलिए, कौन उत्तर दे रहा? वेरी गुड, वेरी गुड, सी आंसर सही है। वसा, क्या है? वसा, क्या है? वसा। पित्तरस निर्माण यकृत से होता है। पित्तरस कहां से प्रभावित होता है? हम लोग अभी बात किए थे। पित्तरस कहां बनता है? कहां बनता है पित्तरस? निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है, यकृत। तो यहां दोस्तों याद रखिएगा, पित्तरस का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? यकृत में होता है, और वो वसा को क्या करता है? पचाता है, वसा को पचाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन।
नेफ्रॉन का भाग नहीं है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछे, नेफ्रोलॉजी किस विभाग के अंतर्गत आता है? SSC मतलब आर्मी महिला पुलिस में इन्होंने पूछा कि नेफ्रॉन किस भाग में आता है, किस चीज का अध्ययन करता है, गुर्दा का, पेट का, लीवर का, फेफड़ा का, और यहाँ नेफ्रॉन का भाग नहीं है। PCT, DCT, हेनले, लूप, शुक्राशय, कौन सा? नेफ्रॉन का भाग नहीं है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जिसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे किसका है, यह है शुक्राणु। शुक्राणु ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है। नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दा वगैरह संबंधित ये जो है यहाँ पर बात होती है। नेफ्रॉन गुर्दे किडनी का क्रियात्मक इकाई होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा जिसको हम अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, किडनी, ये सब जो भी विभाग में आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो ना, हॉस्पिटल में लिखा रहता है न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ठीक है। ये जो लॉजी लिखा रहता है, न्यूरो माने मस्तिष्क का हो गया, यूरो माने मूत्र रोग हो गया, ठीक है, और आपका जो है नेफ्रोलॉजी माने गुर्दे से संबंधित हो गया, ठीक है। गायनोलॉजी, गायनोलॉजी माने महिलाओं से संबंधित, गायनों से संबंधित, इस तरीके के लिखा रहता है। तो आप जानकारी पढ़े लिखे रहेंगे, कम से कम हॉस्पिटल में जाके भटकेंगे नहीं, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन है। बहुत सारे लोग डी ऑप्शन दिए हुए हैं, सबको धन्यवाद, वेरी गुड, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बात करें। मार्च अप्रैल में आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार है? सारे लोग जानते हो, बस खटाक से उत्तर दे दो। उगादि, संक्रांति, महाशिवरात्रि, डेक्कन महोत्सव। चलिए बताइए, चलिए मार्च के महीने में मनाया जाने वाला ये है, बताइए। उगादि क्या है? उगादि क्या है? उगादि ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी मनाया जाता है। कर्नाटक में भी मनाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक में भी मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी और आपके कर्नाटक में भी मनाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक, ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी ट्रेडमैन 2024 ट्रेडमैन में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां। विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? वेरी इजी क्वेश्चंस, और आर्मी GD पहले दिन के पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था। विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? विधवा पुनर्विवाह संघ विष्णु शास्त्री, A, B ज्योतिराव फुले, C ईश्वर चंद्र विद्यासागर, D राजा राम मोहन राय। चलिए देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। डी राजा मोहन राय। मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग डी मारा बताएंगे, राजा राम मोहन राय, लेकिन राजा राम मोहन राय नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी। कौन है ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है वो विधवा पुनर्विवाह संघ स्थापित किया था। समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया था, ये ध्यान देना है। राजा और प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। इनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का अंत किया था। अंत क्या था सती प्रथा? जो महिलाओं के पति मर जाते थे तो महिलाओं को जबरदस्ती चिता बना करके आत्मदाह करा दिया जाता था। इसका विरोध उन्होंने किया। पुनर्विवाह माने जो विधवाएं, जो बच्चे, क्योंकि बाल विवाह पहले हो जाता था तो कम उम्र में पता लगा विवाह हुआ कि हफ्ता बाद पति मर गया तो उसका सिर छुड़ा करके उसको जो है विधवाश्रम भेज दिया जाता है। ये बहुत गलत था, इसका समर्थन मैं भी करता हूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायता नदी कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी, चलिए बताइए। बहुत अच्छी। गंडक, कोसी, बेतवा, तमसा। ये आर्मी GD 22 अप्रैल 3rd शिफ्ट में हुआ, पूछा गया। चलिए गंडक, कोसी, तमसा। पहली चीज आप ये ध्यान दीजिए, तमसा नदी कहाँ है? तमसा में मढ़ा विश्वा होकर के आजमगढ़ से जो नदी बहती है सरवण क्षेत्र होते उसको तमसा बोलते हैं, तो तमसा हो नहीं सकती। कोसी हो नहीं सकती, ये बिहार में है। गंडक हो नहीं सकती, ये भी वही है।
ठीक है, तो कौन सी नदी होगी? बेतवा नदी होगी। क्या होगी? बेतवा नदी। क्यों? क्योंकि यमुना नदी प्रयागराज में यानी इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती हैं, गंगा नदी से मिल जाती हैं, तो गंडक तो वहां पे है, ठीक है, बेतवा, तमसा, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है बेतवा। कौन सा होगा? बेतवा, बेतवा नदी। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम है यमुनोत्री। उद्गम स्थल कहां पर है? यमुनोत्री से है, यमुनोत्री। और यमुना नदी कहां मिल जाती है गंगा जी से? प्रयागराज, इलाहाबाद। हम 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में FIH महिला हॉकी IPS विश्व कप 2024 का खिताब जीता था? देखिए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस लगातार पूछ रहे हैं, तो इसको आप बताइए, हम तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए। भारत, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। भारत, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। चलिए, कौन सा है? भारत, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। चलिए मैं बताता हूं, नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। सही ऑप्शन क्या है? नीदरलैंड। ये FIH हॉकी महिला विश्व कप की मेजबानी मस्कट में हुई थी। नीदरलैंड ने 7-2 से भारत को हराया था। किसको हराया था? भारत को 7-2 से भारत को हराया था। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। 2023 में किस राज्य ने घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय। बताइए। यही क्वेश्चन आप लोग सही बता दीजिए, मैं आपको लॉट थैंक्स दूंगा। थैंक्स ऑफ लॉट। चलिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय। घोल मछली। बी, हाँ बोलिए। सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज राइट। गुजरात ने घोल मछली को क्या किया है? अपने यहां राजकीय मछली का दर्जा दिया है। किसका दिया है? राजकीय मछली का दर्जा दिया है। चलिए, तो दोस्तों हम लोग जो है 30 क्वेश्चंस आपके जो पिछले अग्निवीर में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर हल किया, उसके बारे में जाना, उससे इतर बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जाना। दोस्तों इसी तरीके से लगे रहिए लगन के साथ, आगामी अग्निवीर परीक्षाओं में 100% सफलता प्राप्त करेंगे। बस अब दिन रात न देखिए, भूख प्यास मत देखिए, नात रिश्तेदारी शादी विवाह मत देखिए। दोस्तों बस एक उद्देश्य रखिए कि हमको एग्जाम देना, उस एग्जाम के लिए दृढ़ निश्चय प्रण कर लीजिए और ले चलिए। आप इन क्वेश्चंस को एक बार और इस क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपका काफी कुछ जी के जी सही हो जाएगा। तब तक के लिए मैं कल फिर आप लोगों से मिलता हूं। सभी को शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।